नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 500 वर्षों की लड़ाई के बाद आखिर में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर का जो विवाद था वो सेटल हो गया फॉर ऑल टाइम टू कम। अब जो दूसरे विषय हैं, काशी का, मथुरा का, काशी का भी लगभग समझिए विवाद खत्म ही है। मथुरा का भी विवाद एक प्रकार से वो भी खत्म ही हो जाएगा। लेकिन एक विवाद बड़ा तगड़ा होगा और उस पर पूरे देश की निगाह है। देश नहीं, पूरी दुनिया की निगाह है। देश की तो निगाह राम मंदिर पर भी है, थी। देश की निगाह आपको दुनिया की भी निगाह थी, काशी और मथुरा सब पर थी। लेकिन इस जिस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं उस पे तो समझिए कि पूरी दुनिया आंख और कान लगाए बैठी है। क्या होता है? जी, मैं चर्चा कर रहा हूं ताजमहल का। अब लोग ये कह रहे हैं कि आप अगर ताजमहल कहेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, तेजो महल कहिए और ये तेजो महल के नाम से जाना जाएगा। हम इसे तोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन सच तो स्वीकार कर लो। तो ये लड़ाई सच और झूठ की है। क्या ये वाकई में लड़ाई सच और झूठ की है? क्या ताजमहल पर जो कुछ भी चर्चाएं हो रही हैं वो उचित है, सर्वथा उचित है? हां, उचित है, उचित है। अनुचित तो है ही नहीं, ये मैं भी मानता हूं। मैं भी इस पक्ष में हूं कि अनुचित नहीं है, उचित है। हां, उचित उचित है और सर्वथा उचित है। इस पर विवाद हो सकता है। अब एक प्रकरण और इसमें आगे बढ़ गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जाने माने वकील हैं श्रीमान प्रशांत भूषण जी। तो प्रशांत भूषण जी अभी अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे, वो पहुंच गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर और भी लोग अदालत पहुंच गए हैं और भी लोग इस बिंदु पर अपने अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं। फिल्में भी बन गई, बहुत चर्चित फिल्म बनी है। परेश रावल जी की आप भूमिका देख रहे होंगे उसमें, सोशल मीडिया पे वायरल है। अब उसे आप देख भी सकते हो, उसके क्लिप्स फेसबुक पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन आज मैं अधिकृत रूप से वस्तु स्थिति तेजो महल की क्या है इस बिंदु पर एक न सिर्फ लर्नेड लॉयर हैं वरण की, उन्होंने इतिहास की भी इस तरह से विवेचना की है जिसके बारे में बड़े विस्तार से वो आपको बताएंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहली बार क्यू वाइब नेटवर्क पे डीके उपाध्याय जी, डीके डीके दुबे जी, एडवोकेट एडवोकेट डीके दुबे साहब। बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफी चाहता हूँ, गड़बड़ी हो गई टाइटल लेने में, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है डीके दुबे जी आपका। आपका मैं वीडियो मैंने देखा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आपको आमंत्रित करना चाहिए और आपने वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत आभार। अब दुबे साहब शुरुआत करते हैं चर्चा की। मामला अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तेजो महल है या ताजमहल है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये ना तो तेजो महल इसको लिखते हैं ना ताजमहल लिखते हैं, इसको तेजो महालय कहते हैं। अच्छा। तेजो महालय ये शिवालय का एक दूसरा नाम है। महालय जब महादेव का मंदिर बनाया जाता था तो कुछ लोग शिवालय कहते हैं जहां बहुत सारे और भी मंदिर होते हैं, और कुछ महालय कहते हैं महादेव के मंदिर के रूप में। तो ये हम्म। जो महालय मंदिर है और हम्म। इसका आर्किटेक्ट अपने आप में बता रहा है कि ये तेजो महालय है, और ये वर्ल्ड वाइड केवल एक व्यक्ति या एक उसकी बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड जितने इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाले लोग थे, अंग्रेज भी भारत में इसको स्वीकार करते थे कि ये जो है वो एक हिंदू मंदिर है। वो भले ही उसको डिस्क्राइब ना कर पाते हो तेजो महालय है, लेकिन वो ये जरूर कहते रहे कि एक हिंदू मंदिर है। और हिंदू मंदिर होने के नाते ये, भले ही बाद में इसमें कब्जा कर लिया गया हो या जो भी अलग अलग क्लेम हुए हैं, क्योंकि इस पिटीशन में भी क्लेम हुए हैं कि कैसे ये मंदिर उनके कब्जे में आया, शाहजहां के कब्जे में ये कैसे आया, और शाहजहां के दरबारियों ने भी इस बात को लिखा।
फिर इसकी जो पूरी आर्किटेक्ट है वो पीएन ओक साहब की किताब है, उसमें उन्होंने पूरा क्लियर किया है कि भाई ये जो है वो हिंदू मंदिर कैसे है, क्योंकि आप किसी को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? भाई मेरा घर है, ये कैसे पहचाना जाएगा? कोई इन्वेस्टिगेशन करता है और मेरा अज्ञात घर है, हमारे घर में घुसकर हमारे परिवार वाले कैसे पहचानेंगे ये मेरा घर है? तो हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे आर्किटेक्ट के अनुसार, हमारे रख रखाव, हमारे वस्त्र और हमारे जो जो हमारे परिवार में इस्तेमाल होता रहा, तो कहते हैं ये उसी परिवार का घर है, क्योंकि ये स्टाइल उनका ही है। ऐसी घर जब बनता है तो कहते हैं कि भाई देखो, आपको मुस्लिम आर्किटेक्ट आज भी अलग दिखाई पड़ जाएगा देश में। आप किसी भी घर को देखेंगे, अगर वो नया बना है तो दूर से दिखाई पड़ेगा कि ये किसी मुसलमान का घर है, और हिंदू का घर है तो दूर से दिखाई पड़ेगा कि ये किसी हिंदू का घर है। लोग बता देते हैं, नहीं जानते फिर भी बता देते हैं, लग रहा है ये ऐसा घर है। तो उस घर की बनावट और शब्द प्रमाण दोनों को अगर देखा जाए तो उससे ये तेजो महालय बन रहा है, और हाईकोर्ट ने प्रेमे फसाए मुझे लगता है इस बात को स्वीकार किया है। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उन्होंने नोटिस किया, और इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस किया। हालांकि वो जब आगरा कोर्ट में मामला था तब भी नोटिस हुए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं है। हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए अब उसको कहेंगे, इसलिए इसको तेजो महालय कहना ठीक होगा। जी अच्छा, अब इसके जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, अब जो इसके प्रमाण दिए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो प्रमाण क्या है? देखिए, एक तो ये है कि शाहजहां के दरबारियों ने लिखा है कि भाई ये शिल्प शास्त्र का है, और ये औली मंजिल, इसको कहा गया है कि औली मंजिल एक्वायर की गई थी राजा जयसिंह से। अब आप देखिए कि प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, और उनका अपना दरबारी लिखता है, और वो कहता है कि ये जो है राजा जयसिंह से मुमताज महल के लिए उनकी कब्र दफन करने के लिए औली मंजिल उसमें बनाई थी, और ये एक स्ट्रक्चर जयसिंह से लिया गया जो कि पुराना भव्य सफेद स्ट्रक्चर है। तो वो तो पहले उनका अपना दरबारी भी ये कहता है कि भाई ये लिया गया है, ये कोई कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। अब उसमें कंस्ट्रक्शन को लेकर उन लोगों ने रिन्यूवेशन को लेकर अपनी अपनी बातें कही हैं। किसी ने कहा 20 साल में हुआ, किसी ने कहा 15 साल में हुआ, किसी ने कहा 10 साल में हुआ। कुल मिलाकर इतिहास को बदलने का जब प्रयास किया जाता है ना, तो सच्चाई किसी को पता नहीं होती, लेकिन लोग क्लेम करते हैं तो अलग अलग तारीखें देते हैं। ऐसे ही कई एक मुस्लिम स्कॉलर्स ने उसको अलग अलग तरीके से लिखा है कि भाई 15 साल में, 10 साल में, 5 साल में ऐसा हुआ है। उससे भ्रम पैदा होता है कि वाकई में इनके पास सही मायने में वो नहीं है। लेकिन 1212 एडी का, 1212 एडी का एक मुगल प्रेजेंस, यहां पर मुगल प्रेजेंस से पहले का एक लेख है। वो लेख अपने आप में बता रहा है कि ये उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जो सफेद है, शिव मंदिर। उसमें कहा गया है ये क्रिस्टल व्हाइट है। उसमें लिखा है कि स्फटिक का क्रिस्टल व्हाइट शिव मंदिर आगरा क्षेत्र में बनाया गया है, और ये स्थित है। 1212 का शिलालेख है, और इसको शाहजहां ने बाद में इन्वेस्टिगेशन जब हुए तो ये बाद के लोगों ने कहा कि शाहजहां ने उसको एक्वायर किया है। तो अगर आप देखना चाहें तो सीधी सी बात है कि जब 1212 का स्ट्रक्चर वहां एक वो लेख लिखा हुआ है जो इसका पूरा वर्णन कर रहा है, तो शाहजहां तो बहुत बाद में हुए, तो शाहजहां के समय का वो बना ही नहीं। अब ये पता कैसे लगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे दो लोग क्लेम कर रहे हैं, तो पता कैसे लगेगा सच क्या है? तो सच पता करने के लिए तो सबसे पहले बादशाहनामा पढ़ना चाहिए। बादशाहनामा का पहले वॉल्यूम में राजा जयसिंह से लिया गया है। औली मंजिल उसको कहा गया है, ग्रांड मेंशन जिसका नाम औली मंजिल है, वो राजा जयसिंह के परिवार से लिया गया है। उसको पूरा हिसाब दिया है, उसका सोर्स दिया है। अब्दुल हमीद लाहौरी उसको लिखता है कि शाहजहां का वो ऑफिशियल कोर्ट वो था लेखक, तो उसको पढ़ा जाना चाहिए। फिर 1600 में अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। उसके बाद 1844 में सर W.H. स्लीमन
ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसरों की खास बात थी कि वो पुराने हिस्ट्री को जरूर लेकर आते थे। तब उन्होंने कहा एक बहुत पुराना मंदिर आगरे में है और ये भले ही कब्जा भले ही इस पर मुस्लिम स्ट्रक्चर कहा जा रहा हो, लेकिन ये एक टेम्पल है। इसी को 1740 में जोसेफ टेफनेटलर आया भारत में, यूरोपियन एक मिशनरी था, उसने भी यही लिखा कि ये टॉम या मॉस्क जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक मंदिर है। 20वीं सदी में विंसेंट स्मिथ, जो कि बहुत बड़ा हिस्टोरिकल राइटर था, उसने लिखा, उसने कहा कि अकबर द ग्रेट मुगल, उसकी किताब है हिस्टोरियन की, अकबर द ग्रेट मुगल, उसमें उसने लिखा कि शाहजहां एक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली ग्रांड प्री एग्जिस्टिंग बिल्डिंग फ्रॉम द जयपुर किंग्स। आप सोचो कि वो लिखता है कि ये जयपुर किंग से एक पहले से बने हुए स्ट्रक्चर को एक्वायर किया था, जिसको ताजमहल कहा जा रहा है। अब इस बात को ईबी हेवल्स नाम का एक आर्किटेक्ट हुआ है, उसने पूरा चित्र दिया है। उस चित्र में उसने बताया है कि भाई देखो ये कैसे हिंदू स्ट्रक्चर है और इसका आर्किटेक्ट पूर्ण रूप से हिंदू है। इतने सारे प्रमाण और इतने सारे स्पेशलिस्ट एक सुर में एक ही बात करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गौशाला इसमें आज भी है। जो कॉम्प्लेक्स है वो उसमें गौशाला है, उसको गौशाला कॉम्प्लेक्स आज भी कहते हैं। अब मुझे बताइए कि कौन से कब्र पर वो बनाया जाता है, मतलब गौशाला बनाया जाता है। यहाँ गौशाला है 11वीं 12वीं सेंचुरी का, वो राजपूत टाइम का बना हुआ है, इसके प्रमाण है। तो जब चारों ओर के प्रमाण हैं कि ये मंदिर है, तो फिर इसको सिद्ध क्यों नहीं करना। अब जो क्लेम किया है वो आज के, मतलब इस समय जो मामला कोर्ट में है उसमें दिखाया गया कि भाई कलश जो बना हुआ है वो हिंदुओं के आकार का बना हुआ है, क्योंकि उसपे पान के पत्ते निकले हुए हैं। उनके जो कलश बनते हैं, गुम्मद जो बनाते हैं, उसमें वो पत्ते नहीं निकालते, पत्ते निकले हुए हैं। फिर कमल के फूल अंदर बने हुए हैं। आप सोचो त्रिशूल के निशान बने हुए हैं। फिर 22 कमरों का जो रहस्य है उसको खोलने की बात कही गई है। नेचुरल स्प्रिंग, उसमें जो पानी गिरता है ना, जहां पर ये मुमताज की कब्र रखी गई है, वहां पहले ऐसा मानना है कि उसके नीचे शिवलिंग है और वो नेचुरल सोर्स है तेजो महालय का शिवलिंग का, कि वहां से एक नेचुरल रिसोर्स से पानी गिरता है परमानेंट। तो ये जो हिडन चीजें हैं 22 कमरों की या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की, इसको जब तक खंगाला नहीं जाएगा तब तक कैसे हो पाएगा। फिर इसके बाद एएसआई नो डाउट निकाल कर लाएगी। तो फिर ये इतने सारे प्रमाण कोर्ट में लगाए गए हैं। इन प्रमाणों के आधार पर कोर्ट को लगा कि एएसआई का वर्जन लेना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वर्जन लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस किया है और उनको बुलाया है और केंद्र सरकार को बुलाया है। चूंकि ये नेशनल हेरिटेज है, इसलिए केंद्र सरकार को भी बुलाया है कि भाई आप क्या कहते हैं इस विषय पर। दोनों को नोटिस कर दिया है जी। अब दुबे जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि इतना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ या उस तरह की ये कलाकृति का नायाब नमूना है, 7वां अजूबा है जो हमारे देश में है, उस अजूबे को उसकी कार्बन डेटिंग अब होगी क्या, या उसमें खुदाई होगी क्या? अगर एएसआई को आमंत्रित किया गया है तो क्या मुमताज का कब्र खोदा जाएगा? ये कब्र है, ये तो मानते हैं आप कि कब्र है वहां पे, चाहे वो मानसिंह से लिया हो या उनसे लिया हो, तो ये क्या कब्र की खुदाई होगी? नहीं, कब्र की खुदाई अगर कोर्ट इस पर आदेश करेगा तो कब्र को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। भाई कब्रें शिफ्ट होती है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मुसलमान रूलर्स की बहुत सारों की कब्रें शिफ्ट की गई हैं। आप देखो बहादुर जफर की कब्र ले जाई गई ना रंगून में, तो कब्रें शिफ्ट होती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर इसमें प्रूफ होता है, कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, तो कब्र को वहां से हटाया जाएगा। लेकिन हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो काम है वो मतलब वो पहले अपना वर्जन देंगे कि उनका आर्किटेक्ट क्या कहता है। उनके वर्जन के बाद कोर्ट को लगेगा कि भाई इस पर आप
जरा और पड़ताल करिए, कार्बन डेटिंग निकालिए। तो ये कोई शिवलिंग तो है नहीं जिस पर कार्बन डेटिंग के लिए खरोच पड़ जाएगी। ये तो मंदिर है, इनमें तो कार्बन डेटिंग कहीं से भी निकल सकती। फिर जो 22 कमरे हैं, उन 22 कमरों को खोला जाएगा तो निकल कर आएगा कि उसके अंदर का आर्किटेक्ट क्या है, क्योंकि 22 कमरों को दीवालों से चिनवा दिया, उसके दरवाजे तोड़कर दीवारें बना दी गई और दीवार बनाकर उसको बिल्कुल प्लास्टर करके बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि इतने बड़े 22 मंदिर। दूसरी बात ये भी है कि कोई भी सोच कर देखे, क्या कब्रगाह जो बनती थी वो इतनी मंजिलों की बनती है क्या, नदी के किनारे बनती है क्या? भाई जमुना जी हमारे यहाँ पवित्र नदी मानी जाती हैं, वो उस पर भगवान श्री कृष्ण खेले और जमुना जी से उसका द्वार निकलता है। आप अगर कभी गए हो तो ताजमहल के पीछे वाले साइड से जाएंगे तो वही मेन रास्ता है, वहां पर नीचे से रास्ता है जमुना जी से, और वो मंजिलों पर चढ़ता है और फिर आगे चल के लोग वहां नदी पर कैसे आएंगे, उसके आगे मठ बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, उसको भी संरक्षित किया गया है। तो ये सारी चीजें वहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। अब इन पर कार्बन डेटिंग भी हो सकती है, इसका आर्किटेक्ट भी चैलेंज हो सकता है और इसके जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है वो भी लिया जा सकता है। कारण क्या है कि एएसआई की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होती, तो कोर्ट तो मांग ही सकता है, कोर्ट एएसआई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी भी मकबरे में पूरी दुनिया में 22 मंजिल नहीं है, इस मंजिल का क्या मतलब? 22 मंजिल नहीं, 7 मंजिल का है, ये 7 या 8 7 7 मंजिल मंजिल का, है। 22 कमरे। 22 कमरे ऐसे बंद नहीं है। हमारे यहाँ के मंदिरों में ये आर्किटेक्ट होता था। हमारे यहाँ के जो मंदिर है उन मंदिरों में पुजारियों के रहने के, उन मंदिरों में शादी बारात भी होते थे, उनमें पाठशालाएं भी चलती थी, तमाम तरह का हमारे पूरे देश में मंदिरों में यही है। लेकिन क्या कब्रगाह में ऐसा कभी होता है क्या, मकबरे में ऐसा कभी मिलता है क्या कि भाई कमरे हैं, अच्छा मकबरे में कमरे हैं तो कमरे खुलवाइए, आप खुलवाकर उनका इस्तेमाल करिए, सरकार इस्तेमाल करे। अगर वाकई में कुछ है, कुछ गड़बड़ नहीं है तो इस्तेमाल करें, उसमें नए दरवाजे नहीं लगवाए जा सकते क्या? उनको तोड़कर इस्तेमाल करिए भाई, उसमें उसको भी संसार को दिखाइए, उस पर पर्यटन स्टैब्लिश करिए। लेकिन वो चिनवा दिया गया, बंद कर दिया गया, और ये बंद ऐसा नहीं कि उनके समय पर बंद कर दिया गया, मुगलों के टाइम पर या अंग्रेजों के टाइम पर, ये तो अभी सरकारों ने बंद किया हमारे यहाँ की। ये तो अभी 20-30 साल पहले का सारा खेला है जो जो इन्होंने बंद किया है। अब बंद क्यों किया है, पहले क्यों खुला है, लोग उसके प्रमाण बताते हैं। कोई 50 साल पहले का बताता है कि भाई हम जाते थे, उसमें ऐसा था, इसमें मूर्तियां रखी थी, तमाम खंडित मूर्तियां रखी थी, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है तो उसमें ये संभव है कि सैकड़ों की तादाद में मूर्तियां हों, और वो तोड़ तोड़ कर उसने भरवा दी, और ये लोग तो ऐसा करते ही थे। तो फिर वो निकल कर आएगा तो समझ में आएगा कि भाई मकबरा वाकई में ऐसा भी हो सकता मकबरा है ना है या कि उसमें कमरे हों, लोग उसका बेजा इस्तेमाल करते हों, इसलिए चिनवा दिया कमरे को, लोग उसमें अंदर जा रहे हों इसलिए भी चिनवा दिया हो, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, सरकार बैठी है भाई, वो तो सरकार के कब्जे में है। सरकार के कब्जे में कोई कैसे अंदर बैठ जाएगा? सरकार के कब्जे में है मैनेजमेंट नाम की चीज। ऐसे तो पुलिस स्टेशन में कोई घर जाकर बना लेगा या फिर मुख्यमंत्री आवास पर बना लेगा, ऐसे कैसे बना लेगा भाई? ताजमहल, उसमें लाल किले में किसी ने घर नहीं बना लिया ना, और वहां कुतुब मीनार बनी है, वहां पर किसी ने घर नहीं बना लिया, कैसे बना लेंगे? लेकिन ये तर्क देने के लिए कोई भी कुतर्क दे सकता है, लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, कम से कम पता तो लगे अच्छा, अंदर ये क्या है। कमरे हैं वहां पर, इसके पीछे उनकी क्या दलील है कि ये ताजमहल वाले जो दलील देते हैं कि नहीं ये ताजमहल है, उसमें ये 22 कमरे की उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि दरवाजे पुराने हो गए थे, लकड़ी के, पुराने समय के लकड़ी के थे, वो लकड़ी खराब हो गई थी तो उसको बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया, नए दरवाजे लग सकते थे या खुले भी रह सकते थे, चिनवा दिया, एकदम प्लेन कर दिया। ये जो चिनवाना है वो संशय पैदा करता है कि वाकई में कुछ गलत किया जा रहा है। वैसे तो ताजमहल को सरकार के संरक्षण में है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार के संरक्षण में है। एक मुकदमा वाजपेयी सरकार के टाइम पर आया भी था, जो शाहजहां के में हम वंशज हैं ऐसा करके किसी ने लगाया था। उसका कारण था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास एक मामला चला गया, उस मामले में कब्रिस्तान को मुगल कब्रिस्तान कोर्ट ने घोषित कर दिया और कहा ये इनके वंशजों का है। तो जब वंशज डिक्लेयर हो गए तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई अब तो हमारा जब हम कब्रिस्तान हो सकता है तो ये सब मेरा है। तब केंद्र सरकार, उस समय वाजपेयी सरकार थी, वाजपेयी जी ने कहा था कि नहीं ये नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये नेशनल धरोहर है, इसमें किसी का कोई क्लेम हो नहीं सकता। बाद में वाजपेयी जी की सरकार चली गई तो वो विषय क्लोज हो गए, आज वो फिर से निकल कर आए।
और लेकिन मुकदमा तो 2015 से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कह रहे हैं कि इसका जो पत्थर है वो कितना शानदार है, मार्बल देखिए कैसा है कि धूप की किरणें अगर इस पर पड़ेगी तो शायद उसका रंग फीका पड़ सकता है, इस सब का ध्यान दिया जा रहा है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये तेजो महाले को साफ सुथरा करके बाकी पत्थर वत्थर डाल करके इसको वहां मकबरा बना दिया गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या कि मुगल आर्किटेक्ट, देखो मुगलों ने या मुसलमानों में दुनिया में कुछ बनाया तो है नहीं। अगर बनाया होता तो जहां से वो आए थे, आज का किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां जहां से आए थे वहां भी तो होते ना ऐसे स्ट्रक्चर। और ये तो छोड़ दीजिए, मक्का मदीना अभी बना है जब तेल की खोज हो गई। उससे पहले तो वो स्ट्रक्चर भी किसी हिंदू ने ही बनाया है, मतलब पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही कबाड़ दिखता था। अब उसमें भी कह रहे हैं कि वहां भी शिवलिंग है, मक्का में भी आप लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग है। अब वहां सरकार नहीं है, नहीं तो वहां क्लेम करते। सरकार नहीं है तो क्लेम करते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मतलब कि सरकार अगर सरकार आ जाए मोदी जी की वहां तो आप पहुंच जाएंगे क्लेम करने? नहीं नहीं, मोदी जी योगी से जी मतलब की? नहीं है, मतलब वो भारत की सॉवरेंटी के अंदर नहीं है ना, भारत का कानून उस पर लागू नहीं होता है, इसलिए वो चूंकि फॉरेन है इसलिए हम क्या कर सकते हैं उस पर। लेकिन वो वो मेरा कहना यह है कि तेल की खोज से पहले उन्होंने वो तक तो बनवाया नहीं था। वो कहां कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है किसी मुसलमान ने संसार में? बता दे किसी मुस्लिम स्ट्रक्चर कोई बना हो आज से 500 साल पुराना। तो लाल किला उनकी तो और बनाया ना वो उन्होंने, मिलाती। लाल किला तो बनाया ना, वो तो अरे मुस्लिम भैया, स्ट्रक्चर लाल ही है। किला बनवाया, यहाँ आकर बनवाया ना। लाल किला में कौन सा आर्किटेक्ट उसमें दिखाई दे रहा है? वो तो किले सभी बनवाते थे, उन्होंने बनवाया। उन्होंने तो सुनहरी मस्जिद बनवा दी उसमें। शाहजहां ने लाल किले के अंदर सुनहरी मस्जिद बनवा दी। और किले तो आपको दिल्ली में पुराना किला मिल जाएगा, आपको दिल्ली गेट के पास किला मिल जाएगा। तो किले निर्माण रहने के लिए तो उस समय किए जाते थे। लेकिन आप कहें कि आपके पास आर्किटेक्ट ऐसा है कि वो विश्व को आकर्षित कर सकता है, तो आर्किटेक्ट नाम। और उन्होंने क्या बनवाया? वो तो हिंदुस्तान में आने के बाद लूटा, और लूट कर जो पुराने स्ट्रक्चर पड़े होते उनको रिन्यू किया। यही इसमें भी है। जैसे तो ये कुतुब आप मीनार ये कह रहे हैं कि बनता कुछ बनाया ही नहीं, ये ताजमहल वैसे तेजो महल ऐसा ही था, तेजो महल ऐसा ही था, इसी हम इसी स्वरूप में था, इसी मैं व्हाइट मार्बल में था। मैं आपको बता रहा हूं क्या करते हैं ये, कि पत्थर को जो प्लेट पर मार्बल लगा होता है उसको पलटते हैं, उस पर जो जो पहले से मंत्र लिखे होते हैं उनको पलट कर दूसरी तरफ से नया उन्होंने एक इस्लामिक वो लिखा और उस पर चिपका दिया। इसीलिए ये मामला खुला कैसे था मैं आपको बताता हूं। ये मामला खुला था, एसिड रेन हो गई थी, और एसिड रेन के दौरान ताजमहल पर हो गई तो कुछ पत्थर पीले पड़ गए। पीले पड़ गए तो उसका रिनोवेशन होना था। रिन्यूवेशन में वो पत्थर निकाले गए, टाइल्स निकाले गए। टाइल जब निकाला गया तो दूसरी साइड में उसमें संस्कृत के वो मिले। वहां से लोगों का दिमाग चलना शुरू हुआ कि भाई ये क्या है? बाहर तो एक इस्लामिक वो लिखा हुआ है आयत, और इसके पीछे वाले हिस्से में तो संस्कृत लिखी हुई है, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। तब लोगों ने कहना शुरू किया कि वाकई में ये एक भारतीय स्ट्रक्चर है, ये एक मंदिर है। वहां से शुरू हुआ था, लेकिन उस समय भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे और सरकार ने फटाफट उसको लीपापोती करवा के क्लियर कर दिया था, और उसको छुपा ले गई थी। लेकिन विवाद वहीं से शुरू हुआ था। तो लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, खोजना शुरू किया, तब ये सामान निकलने लगा, पता लगने लगा कि भाई ये स्थिति क्या है। ऐसे निकला तो था। इसमें राजा उन्होंने जय सिंह बनाया। से इन्होंने लिया। आप कह रहे हैं कि ये तेजो महल, मतलब आज भी अगर पत्थर को हटाया जाए उतने से पता चल जाएगा कि ये संस्कृत उसमें है, उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कहीं भी खोदेगा तो मिल जाएगा, आपका ये दावा बिल्कुल है? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आगरा में अभी भी लोग बताते हैं कौन से पत्थर निकाले गए थे और कहां पर निकला था। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो वो है ना, कई एक पिटीशनें पहले भी आ चुकी हैं कि भाई इसको खोल कर निकाला जाए, तब ये हुआ कि इसकी नेचुरल खूबसूरती बिगड़ जाएगी। कोर्ट ने हमेशा डिनाई किया है कि भाई इसको तोड़ा फाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी कार्बन डेटिंग तो कर सकता है, और तमाम तरह के ये शब्द प्रमाण और लिखित प्रमाण दिए जा रहे हैं, इनको क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। जो कार्बन डेटिंग कह रहे हैं कि उस कार्बन डेटिंग के लिए पत्थर को निकालने की जरूरत नहीं है, उसी से हो जाएगा, वहां पर रहे। कार्बन डेटिंग तो खरोंच के पुराने पत्थर से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी नींव से इधर उधर से खरोंच के निकालते हैं, वो तो बहुत जगह से मिल सकता है। और अगर कार्बन डेटिंग में ये पता चल गया कि ये पत्थर जो है 2000 वर्ष पुराना है,
तो कंफर्म हो गया। क्लियर है भाई। तब नहीं जब वो पहले ये सिद्ध हो जाए कि ये स्ट्रक्चर शाहजहां का बनाया हुआ नहीं है, उनसे पहले का है, 400 साल पहले का, उसके बाद अब केस शुरू होगा सही मायने में। तब इनके प्रमाण लेने शुरू होंगे, शब्द प्रमाण लेने शुरू होंगे, पुराने राइटर्स को, मतलब आर्किटेक्शन सब शुरू होगा। पहले स्टेप ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये कहेगा कि ये एक हिंदू मंदिर हो सकता था, एक बात। और फिर जब उससे कहा जाएगा कि आप इसको पता करें कि ये शाहजहां के टाइम का है कि पहले का है, जैसे ही वो कहेंगे कि शाहजहां से पहले का है, तो फिर अब केस शुरू हो जाएगा। अभी केस शुरू नहीं हुआ, अभी तो केवल नोटिस हुआ है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर खुदाई होगी तो वो कब्र की भी खुदाई होगी, और ये 22 कमरे अगर खुल जाएं तो आपको कॉन्फिडेंस है कि 22 कमरे से ही राज खुल जाएगा? नहीं नहीं, देखिए, केवल 22 कमरे नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें लगाई गई हैं, पुराने सर्वे लगाए गए हैं, इसलिए केवल कमरों का विषय नहीं है। दूसरी बात इसमें और समझने की है, वो ये है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को निकालेंगे तो पता तो करेंगे कि है क्या आखिर। भाई मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ताजमहल है, मैं कह रहा हूं नहीं है, तो इसका विवाद का सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि भाई किसी की रिपोर्ट सामने आ जाए, सलूशन ये है कि कुछ इसमें खुदाई शुदाई हो जाए। अब खुदाई का मतलब ये नहीं कि ताजमहल पूरा खोद दिया जाएगा, केवल कार्बन नीटिंग के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है, वो निकाल लिया जाएगा कई जगह से। अच्छा, मान लीजिए कि ये पता चल जाए कि ये तेजो महालय है, तो क्या 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 है कि ये इसको तोड़ा जाए? नहीं, इसको क्यों तोड़ा जाएगा? तो मंदिर है, उसमें से कब्र निकाल कर कहीं और शिफ्ट करिए। तो ये मंदिर होगा? हाँ, मंदिर है ही। वहां पूजा अर्चना होगी। अब कब्र के ऊपर आप जाकर के फिर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, नहीं, अब शिवालय वो बनाएंगे। विषय देखो, वो विषय दूसरा है कि उस पर प्राण प्रतिष्ठा होगी कि नहीं होगी, कि मंदिर होगा कि नहीं होगा, कि दोबारा शिवलिंग बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। स्ट्रक्चर हिंदू स्ट्रक्चर है, इसका नाम चेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अभी तो पता लगने की बात है। भाई ये तो श्रेष्ठ ब्राह्मण और श्रेष्ठ लोग बता सकते हैं कि वाकई में इस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हो सकती कि नहीं हो सकती। लेकिन स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं, ये कोई मस्जिद नहीं है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों तोड़ेंगे? केवल वहां से कब्र निकालनी, उन्होंने भी तो कुछ तोड़ा ताड़ा थोड़ी ना, उन्होंने तो केवल इसके ऊपर के कुछ सिंबल चेंज किए, कुछ कुछ अपने नेम प्लेट लगाए, कुछ आयतें ठोक दी ऊपर से, और नीचे एक फ्लोर पर उन्होंने कब्र रख दी। अच्छा, ये जो 4 स्तूप हैं जो चारों तरफ हैं, ये भी मंदिर में होता था क्या? बिल्कुल होते हैं, आपको आपको चंडी मंदिर वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी ताजमहल का स्ट्रक्चर है, ये संपूर्ण भारतीय सनातनी मंदिर का स्ट्रक्चर है? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, तो अब बाकी जो इतिहास वेत्ता है उन्होंने क्या ये जो पढ़ाया कि भाई ये तो 7वां अजूबा है। अब ये चूंकि ये हेरिटेज में है, अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज में है, तो इसमें कौन सा कानून लागू होगा? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां रोकेगी आपको? उसका नहीं नहीं, कानून क्या अंतर्राष्ट्रीय कहता है? एजेंसियां क्यों रोकेंगे भाई? उन्होंने संरक्षण की बात आती है, वो क्यों हमको रोकेंगे? उनका संरक्षण है केवल कि भाई वो इसको मेंटेन करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसका मतलब ओनरशिप उनके पास नहीं आ जाती। सरकार उसका नॉमेनक्लेचर चेंज करेगी, और नॉमेनक्लेचर कोर्ट ऑर्डर करेगा तो नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। फिर अगली स्टेप में कब्र निकाली जाए कि ना निकाली जाए, कब्र का क्या करना है वो आगे की बात है। तो अब जो प्रशांत भूषण जी पहुंच रहे हैं, वो उनका क्या प्ली है? नहीं, अब देखिए वो क्या प्ली करेंगे, वो तो कहेंगे कि हाईकोर्ट ने जो सम्मन कर दिए हैं उसको यहाँ स्टे कर दिया जाए। क्योंकि पहले का जो ऑर्डर है संभल मस्जिद वाला, उस ऑर्डर में ये है कि भाई मस्जिदों के नीचे मंदिर तब तक ना खोजे जाएं जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड ना हो जाए। लेकिन ये मस्जिद तो नहीं है, तो वो जाएंगे कि साहब बाकी स्ट्रक्चर पे भी यही कानून लागू कर दिया जाए, वो स्टे कर दिया जाए, तो ये स्टॉप यहाँ हो जाए, बस इतना करेंगे। मतलब संभल वाला जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यहाँ तो वर्शिप हो नहीं रही है, आप ये कह रहे हैं? मतलब वहां कोई हाँ, कहाँ? और नमाज वमाज नहीं कब्र में कौन सी वर्शिप होती है? हाँ, कब्र में नहीं होगी, तो यहाँ पर वो एक्ट लागू नहीं होगा। हाँ, तो लेकिन वो कहेंगे जाके कि इसको लागू करो। अच्छा,
चलिए, तो इसका मतलब है कि ये मतलब इस पे विवाद होगा या आसानी से हो जाएगी? अगर नहीं तथ्य हैं, नहीं, आपके विवाद पास तो साक्ष्य हैं। सर विवाद का कोई विषय ही नहीं है। विवाद तो कुछ लोगों को करना है तो वो तो आप खामखा कर देंगे। जम्मू कश्मीर में लोग कहते थे विवाद होगा, 370 चला गया, क्या विवाद हो गया? कुछ नहीं हो गया। राम मंदिर में कहते थे विवाद हो गया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, लाखों लोग वहां जा रहे हैं, कोई विवाद नहीं होगा। विवाद तो करने वाले पॉलिटिकल लोग हैं, जो करते हैं वो हमेशा करेंगे। लेकिन भारत में डिस्कोर्स चेंज हो चुका है ना इस समय। और आपका डिस्कोर्स सत्य के करीब है। भाई मेरा क्या है, मैंने तो जो फाइल देखी उसके अनुसार बोल रहा हूं। ठीक बात है। और बाकी जो हमारे वामपंथी इतिहासकार हैं तो वो सदमे में होंगे कि भाई ये नया बखेड़ा शुरू कर दिया। नहीं, अब वो तो सदमे में शुरू से मोदी जी बैठ गए तब से ही सदमे में है। कोई नया थोड़ी ना है वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डीके दुबे साहब। आप बहुत ही ज्ञानी एडवोकेट हैं और मेरे ख्याल से आप भी इसमें अपनी आहुति दे रहे होंगे इस यज्ञ में। वैसे बड़े बड़े एडवोकेट इसमें लगे हुए हैं, विष्णु जैन साहब भी इसमें आएंगे, तो सारे लोग आएंगे। ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सत्य है वो दुनिया के सामने आना चाहिए, चाहे वो कितना ही विवादास्पद क्यों ना हो। न्याय और सत्य के साथ समाज को भी खड़ा रहना चाहिए और कानून को भी खड़ा रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहली बार हमारे मंच पर आए। हम आगे भी आपको बुलाते रहेंगे अगर आप हमें मौका देंगे। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच।